अभी हम देखते हैं पोटेशियम बैलेंस क्या चीज़ है। देखें, हमने पहले सोडियम पढ़ा, फिर सोडियम के साथ हमने हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया पढ़ा। अब हम पोटेशियम पढ़ रहे हैं और पोटेशियम के साथ हम हाइपोकेलीमिया और हाइपरकेलीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, देखें पोटेशियम क्या है। पोटेशियम एक इंट्रासेल्युलर केटाइन है। ठीक है, यानी कि ये इस इंट्रासेल्युलर इसलिए कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया नहीं जाता। ये इंट्रासेलुलर केटाइन का मतलब ये है कि ये इसकी मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ये इंट्रासेलुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम की बात करें तो 98% ऑफ पोटेशियम इंट्रासेलुलरली पाया जाता है। बाहर भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्केलेटल मसल में जो है ना, स्केलेटल मसल बॉडी के स्केलेटल मसल में 3/4 ऑफ द पोटेशियम होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो प्लाज्मा में ये 3.5 to 5 मिलीमोल्स पर लीटर होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड या में नॉर्मली ये कितना होता है 140 to 150 मिलीमोल्स पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। पोटेशियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में, और उसके बाद स्केलेटल मसल की जो फंक्शन है या रेगुलेशन है उसमें, कार्डियक मसल की रेगुलेशन में या फंक्शन में, और स्मूथ मसल रेगुलेशन में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कंडीशंस क्या हो सकती हैं देखें, या तो ये हाइपरकेलीमिया हाइपोकेलीमिया हो सकता है जब पोटेशियम लो हो, या फिर हाइपरकेलीमिया हो सकता है पोटेशियम हाई हो। ठीक है ना, हम पहले पढ़ेंगे हाइपोकेलीमिया, जिस तरह हमने पहले हाइपोनेट्रीमिया पढ़ा था। ठीक है, हाइपोकेलीमिया किसको कहते हैं, जब पोटेशियम कम हो जाए 3.5 मिलीमोल से नीचे। देखो ना, हमने क्या कहा था, नॉर्मल वैल्यू कितनी है 3.5 to 5, तो 3.5 से कम हो तो हाइपो हो जाएगा, 5 से ऊपर हो तो हाइपर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ को मैं किस तरह लिखता हूँ, कॉजेज़ लिखता हूँ। ठीक है, तो कॉजेज़ ऑफ हाइपोकेलीमिया मैं इस तरह हाइपो को इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, या तो डिक्रीज़ इनटेक हो सकती है, डाइटरी इनटेक भी हो सकती है, आप पोटेशियम कम ले रहे हो खाने में, और पोटेशियम फ्री पोटेशियम आप कम ले रहे हो, या फिर पोटेशियम डेफिशिएंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहे हो। तो डाइटरी इनटेक डिक्रीज़ इनटेक है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपको पोटेशियम फ्री पोटेशियम कम दे रहे हैं और पोटेशियम डेफिशिएंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो पोटेशियम की हाइपोकेलीमिया कंडीशन हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने गलती की है वो ये कि पोटेशियम फ्री आईवी फ्लूइड्स देंगे आप पेशेंट को। पोटेशियम फ्री आईवी फ्लूइड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स ऐसे हैं कि जो पोटेशियम फ्री होते हैं, तो वो फ्लूइड्स देते रहेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट में हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैंने बात की थी फ्री पोटेशियम। फ्री पोटेशियम जो होता है वो तो एक आपको पता है कि सॉलिड मास होता है, उसको पानी में डालने से धमाका होता है, फ्री मेटल होता है वो तो। ठीक है, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद देखें एक्सेसिव पोटेशियम एक्सक्रीशन हो रही हो तो भी हाइपोकेलीमिया हो सकता है। एक्सेसिव एक्सक्रीशन कैसे हो सकती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म अगर हो, एल्डोस्टेरोन जिसमें ज़्यादा हो, आपको पता है एल्डोस्टेरोन पोटेशियम रिलीज़ कराता है। इसी तरह ड्रग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से ड्रग्स, डायूरेटिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पोटेशियम रिलीज़ कराते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एजी से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और स्टीरॉइड्स पोटेशियम एक्सक्रीट कराते हैं बॉडी से, तो ये फिर एक्सक्रीट कराते कराते क्या कराते हैं, हाइपोकेलीमिया कराता है। इसी तरह लॉस, देखो लॉस और एक्सक्रीशन में फ़र्क है। एक्सक्रीशन तो हम अब खुद करते होते हैं जिसम से, लेकिन लॉस एबनॉर्मली एक पैथोलॉजिकल लॉस होता है। ठीक है, अच्छा तो लॉस में जीआई लॉस, जैसे डायरिया में आपको पोटेशियम ज़ाया होता है, और रेनल लॉसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोकेलीमिया हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो मैं एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पे डायूरेटिक्स की बात आई थी। डायूरेटिक्स जो हैं वो कौन कौन से डायूरेटिक्स हैं जो हाइपोकेलीमिया कराते हैं, तो देखिए हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स। इसका लूप का पी से पोटेशियम, आपको पता है ना पोटेशियम आता है, लो पोटेशियम लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये देखें
देखें हाइपोकेलेमिया आपको इसमें नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास ये देखें एसिटोजोलामाइड भी आपको हाइपोकेलेमिक सिचुएशन दे रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपको हाइपोकेलेमिया दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखें कि थायराइड डाययूरेटिक्स भी आपको हाइपोकेलेमिक और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रोक के ये डाययूरेटिक्स रिपीट भी कर सकते हैं। इसी तरह पोटेशियम स्पेरिंग, स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह ये क्या करते हैं, ये हाइपरकेलेमिया कराते हैं। कहाँ है ये देखें, हाइपरकेलेमिया ये कराते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे ठीक है। ये भी देखो तो इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट ये करवाते हैं वो शायद इसीलिए कि दे कॉज हाइपोकेलेमिया, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हाइपोकेलेमिया के। देखें जब तक माइल्ड हाइपोकेलेमिया है ना, तो ये एसिम्टोमेटिक होती है, याद रखें। माइल्ड हाइपोकेलेमिया क्या होती है, 3 से लेके 3.3 तक अगर इसकी रेट जा रही है लेवल, तो इसको हम माइल्ड कहते हैं, तो एसिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है। उससे नीचे आ जाए तो फिर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। कौन से सिम्टम्स, मस्कुलर वीकनेस आ रही है आपके पास, इसी तरह टायर्डनेस आपको आ रही है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स पेशेंट्स को हो सकते हैं, और मोर सीरियस एरिथमियाज भी हो सकते हैं। और साथ में फिर देखें डाइजोक्सिन के जो एरिथमोजेनिक इफ़ेक्ट्स वो भी पोटेंशिएट हो जाते हैं हाइपोकेलेमिया से, ठीक है। फिर ईसीजी चेंजेस कौन से आ सकते हैं, ईसीजी चेंजेस दैट अफेक्ट टी वेव्स इसमें आ सकते हैं, यू वेव्स भी इसमें हैं और टी वेव्स भी है इसमें। टी वेव्स में क्या हो सकता है, इसमें फ्लैटेंट टी वेव्स होते हैं, याद रखें। इसमें क्या होते हैं, फ्लैटेंट टी वेव्स होते हैं, ठीक है। फिर पैरालिटिक इलियस हो सकता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पैरालिटिक इलियस की वजह से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। क्योंकि पोटेशियम कम में, हमने कहा था ना पोटेशियम स्मूथ मसल की रेगुलेशन में हेल्प करता है, जब शुरू में हमने कहा था। इसी तरह लॉन्ग स्टैंडिंग जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हाइपोकेलेमिया क्या करती है, रीनल ट्यूबुलर डैमेज कराती है, ठीक है। क्या कराती है, रीनल ट्यूबुलर डैमेज कराती है, और ये डैमेज जो है इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोकेलेमिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, ठीक है। हाइपोकेलेमिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और हाइपोकेलेमिक नेफ्रोपैथी का मतलब ये होता है कि जो किडनी है, देखें ये किडनी है, ठीक है। इस हाइपोकेलेमिक नेफ्रोपैथी में एडीएच जो होता है, एडीएच के लिए जो रिस्पॉन्स होता है ना किडनी के अंदर, वो उसको इंटरफेयर करती है हाइपोकेलेमिया, ठीक है। यानी कि हाइपोकेलेमिया होता है पेशेंट को, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोकेलेमिया, तो रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है। जब एक बार रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है ना, तो ये फिर इंटरफेयर करता है किसके साथ, एडीएच के फंक्शन के साथ। एडीएच के फंक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं, बल्कि किडनी के अंदर ये ट्यूबुलर जो रिस्पॉन्स होता है ना एडीएच, अब फॉर एग्जांपल किडनी का ये ट्यूबुल है, यहाँ एडीएच आता है, आके ऐसे वापस चला जाता है, उसका रिस्पॉन्स कोई ख़ास नहीं होता, ठीक है। ठीक है। अब जब रिस्पांस नहीं होता, एडीएच एक किसान है, हमने कहा था ये पानी देता है जिस्म को, तो जब फिर पानी अंदर जिस्म में नहीं जाता, तो ये पानी नीचे आता है पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की सूरत में, ठीक है। जब पानी ज़्यादा नीचे जाएगा उसको पॉलीयूरिया कहेंगे, फिर पेशेंट पानी ज़्यादा पीने लग जाएगा, उसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है एक्वायर्ड, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस इसको कहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकेलेमिया कैसे करेंगे, हाइपोकेलेमिया देखें, सबसे पहले तो आप कॉज को ढूंढें, उसके बाद कॉज को आप करेक्ट करो, ठीक है। अगर देखो ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम जो मेनली है कि पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जा रहा, तो इसके लिए फिर जो है रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर कोई अल्केलोसिस है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। जब करेक्ट करेंगे तो पोटेशियम खुद ब खुद सेल के अंदर चले जाएगा। यानी देखें, अल्कोलोसिस है तो उसको करेक्ट करो और ख़ुद पोटेशियम अंदर चला जाएगा, और हाइपोकेलेमिया ठीक हो जाएगा। नहीं, अंदर नहीं,
बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर से बाहर आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हाइपो है बाहर ना, हमारे पास हाइपो है, तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पोटेशियम को इधर उधर बाहर प्लाज्मा में, तो पोटेशियम ठीक हो जाएगा। वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अल्केलोसिस को जब एड्रेस करेंगे ना तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पोटेशियम, प्लाज्मा पोटेशियम रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी बात, अगर तो ओरल पोटेशियम बंदा नहीं ले रहा तो वो लेना चाहिए। जैसे मिल्क में पोटेशियम ज़्यादा है, फ्रूट जूस में पोटेशियम ज़्यादा है, बनाना में पोटेशियम कितनी ज़्यादा है ये हमने पहले भी बताया था, वो वीडियो भी याद है, जिसमें बंदा बहुत सारे बनाना से पोटेशियम मेटल निकाल के उसमें एक्सपेरिमेंट करता होता है, और हनी में ज़्यादा पोटेशियम है, ठीक है। इसी तरह ड्रग्स, टेबलेट होती है जो KCL की टेबलेट होती है, ये 2 ग्राम QID दे सकते हैं, QID 2 ग्राम। IV पोटेशियम सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम, IV पोटेशियम, देखो IV पोटेशियम देने के लिए हमें क्या करना होता है, IV पोटेशियम देने के लिए इन्फ्यूजन में सॉल्यूशन में डालना होता है, या डायरेक्ट पुश कभी भी नहीं करना होता है, याद रखें। कोई नॉर्मल सलाइन हो, रिंगर लैक्टेट हो, इसमें डालना होता है, ठीक है। ड्रिप करना होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमें डेफिसिट कैलकुलेट करना होता है, फिर ठीक है डेफिसिट, क्योंकि हमें पता है ना कि टोटल डोज कितनी होगी, डेफिसिट प्लस डेली रिक्वायरमेंट 0.6 प्लस वो इससे 1 तक है। तो मैंने क्या क्या कहा कि पहले डेफिसिट आप कैलकुलेट करेंगे, तो डेफिसिट कितना है, देखो वेट इनटू 0.6, उसके बाद पेरेंथेसिस में 4.0 माइनस सीरम लेवल्स, ठीक है, 4.0 माइनस सीरम लेवल्स, ये इसका डेफिसिट कैलकुलेशन का तरीका है। वेट इनटू 0.6, पेरेंथेसिस के अंदर 4 माइनस सीरम लेवल्स, इसमें से जो 0.6 है ना, ये इट रिप्रेजेंट्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड वेयर पोटेशियम इज़ द कैटाइन किंग, यानी कि कैटाइन वहाँ पे है, पोटेशियम इज़ द मेन कैटाइन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ये वो स्पेस रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह सोडियम में आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सोडियम का डेफिसिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 140 माइनस सोडियम इंटू 0.2 इंटू वेट किया था ना, वेट इन kgs, तो इसमें जो 0.2 था वो 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस था, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स कंपार्टमेंट इन विच सोडियम इज़ मेन कैटाइन, तो ये 0.2 जो 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस शो करता है। इसी तरह सोडियम जो है, इसी तरह जो पोटेशियम के केस में 0.6 जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जहाँ पे पोटेशियम मेन कैटाइन है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि डेफिसिट कैलकुलेशन करने के बाद इस डेफिसिट को हम डेली रिक्वायरमेंट के साथ ऐड करेंगे। ये देखें डेफिसिट प्लस डेली रिक्वायरमेंट करेंगे तो टोटल डोज हमारे पास बन जाएगी, ये फिर हम IV फ्लूइड के तौर पे इन ड्रिप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ सेफ़ रूल्स पढ़ते हैं पोटेशियम सप्लीमेंट की। जब हम पोटेशियम दे रहे होते हैं तो हम क्या सेफ्टी रूल्स अपनाते हैं, ठीक है। नंबर 1, ऑलवेज़ 82 जो है डेक्सट्रोज 5 या नॉर्मल सलाइन या किसी और क्रिस्टलाइड में आपने ऐड करना है, डायरेक्ट बोलस आपने उसको कभी नहीं देना है, याद रखना, ठीक है। ये कोई इंजेक्शन राइजेक थोड़ी है जो आप डायरेक्ट दोगे, ये पोटेशियम है भाई, ये पोटेशियम, इसको आपने डेक्सट्रोज 5 या फिर किसी क्रिस्टलॉइड में आपने ऐड करना होता है, ठीक है। इसी तरह यूरिन आउटपुट शुड बी एट 40 ml पर आवर, जब तक यूरिन आउटपुट 40 ml पर आवर में नहीं आएगा आपने पोटेशियम नहीं देनी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 40 मिलीमोल से ज़्यादा आप पोटेशियम नहीं डालोगे, तो 1 लीटर में आप 40 मिलीमोल डालोगे, ठीक है। और अगर 1 लीटर में 40 मिलीमोल है तो इसको आप कितने 4 घंटे में पोटेशियम दो, स्लो रखोगे इसको। 1 लीटर में 40 मिलीमोल पोटेशियम है तो इसको आप 4 घंटे में ओवर 4 आवर्स दोगे। अगर मैग्नीशियम डिप्लीशन भी साथ मौजूद है पोटेशियम डिप्लीशन के साथ, यानी कि हाइपोकेलीमिया के साथ, देखो हाइपोकेलीमिया के साथ मैग्नीशियम की भी एक कमी मौजूद है जिस्म में, तो मैग्नीशियम को आप ठीक करोगे पहले, क्योंकि देखो मैग्नीशियम को आप ठीक करोगे पहले, ठीक है, फिर पोटेशियम दोगे, मैग्नीशियम को ठीक करने के बाद फिर पोटेशियम दोगे। ऐसा क्यों? जब मैग्नीशियम जिस्म में कम होती है ना, मैग्नीशियम जिस्म में कम होती है तो ट्यूबुलर पोटेशियम सिक्रीशन ज़्यादा होती है। ये देखिए
जब मैग्नीशियम कम होती है तो ट्यूबुलर पोटेशियम सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ अगर आप मैग्नीशियम को करेक्ट किए बगैर पोटेशियम देते जाओगे तो इधर तो सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, यानी इजी कम इजी गो हो रहा है, मुंह से आ रहा है, पेशाब की तरफ से पोटेशियम जा रहा है सारा। तो जैसे जब मैग्नीशियम करेक्ट करेंगे ना तो आप ट्यूबुलर सिक्रीशन कम हो नहीं होगी, ठीक है। जब कम होगी या नहीं होगी तो आप आसानी से पोटेशियम को एड्रेस कर सकते हैं, हाइपोकेलीमिया को एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे में पोटेशियम दोगे, वही वाली बात मैंने की है, तो एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, जैसे एमिलोराइड हो गया, अच्छा ठीक है, ये बहुत कारआमद साबित होते हैं किस केस में, इन करेक्टिंग हाइपोकेलीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया का जो है कंपैरिजन वो है, और मेटाबॉलिक अल्कोहल, इनको करेक्ट करने में एमिलोराइड्स यानी कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और स्पेशली किन केसेस में, उन केसेस में जब हाइपोकैलेमिया लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से हुई हो तो हम एमिलोराइड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, अब ये एमिलोराइड वगैरह जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, ये अगर हाइपोकैलेमिया को ठीक करने के लिए बने हैं, कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपरकैलेमिया होगा। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसको आप रोक के आराम से देख सकते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, हाइपरकैलेमिया इज़ द एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बुक कहता है कि एमिलोराइड कभी कभी हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली जब वो हाइपोकैलेमिया लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से हुआ हो। ठीक है, अब हम हाइपर कैलीमिया करते हैं। हाइपर कैलीमिया देखें 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है ना, नॉर्मल। हाइपर कैलीमिया अब 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, इसको हाइपर कैलीमिया कहेंगे। कॉजेज़ क्या हैं, इंक्रीज़ इनटेक, अगेन हाइपो में डिक्रीज़ इनटेक था, इसमें इंक्रीज़ इनटेक। अच्छा, इसमें जब इंक्रीज़ इनटेक सेल्स अगर ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हों पोटेशियम तो भी हाइपर कैलीमिया बन सकता है, या किडनी में डिक्रीज़ एक्सक्रीशन हो रही हो पोटेशियम तो भी हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, इंक्रीज़ इनटेक का क्या मतलब है, प्लेट में डाल के तो नहीं खा सकते। इंक्रीज़ इनटेक का मतलब है ओवरऑल आप कोई बनाना शनाना ज़्यादा खा रहे हो, हनी ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह सप्लीमेंटेशन आपको मिल रही है, आईवी सप्लीमेंटेशन वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह रेड सेल लिसिस फ्रॉम द जो होती है ना ट्रांसफ्यूजन में के दौरान जो रेड सेल लिसिस होती है उसमें से डिफरेंटली सेल है, रेड सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। तो जब लिसिस होती है तो अंदर से क्या होता है, पोटेशियम रिलीज़ होता है। तो इस केस में भी हाइपरकैलेमिया होती है। देखो तीन तीन नंबर पे हम देखें कि 1, 2 और 3 ना, 3 सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। जब भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन वो डैमेज होगी ना तो पोटेशियम लीक कर जाएगा। मैंने पहले भी बताया पोटेशियम बाहर आएगा और हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन। पोटेशियम लीक कहाँ, सेल मेम्ब्रेन कहाँ डैमेज हो सकती है, हीमोलिसिस में डैमेज हो सकती है, रेब्डोमायोलिसिस में डैमेज हो सकती है, और क्रश इंजरीज में भी डैमेज हो सकती है पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन आएगी। क्योंकि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। जब थैला फटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, पोटेशियम, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एसिडोसिस हो गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो भी एसिडिटी बढ़ जाती है तो भी, और आईवी मैनिटोल देने से भी क्या होता है, पोटेशियम हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन हो जाती है। पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, लेवल इसके बढ़ जाते हैं। अब ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से बढ़ सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। पोटेशियम फिर क्या होती है, पोटेशियम शिफ्ट होती है, कैसे बढ़ती है पोटेशियम शिफ्ट होती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि प्लाज्मा में, ठीक है। आपको मैंने पहले ये बताया सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम, तो सेल्स से बाहर निकलती है पोटेशियम, क्योंकि 98% ऑफ टोटल बॉडी पोटेशियम जो है टीबी के
इंट्रासेलुलर होती है, ठीक है ना। तो स्लाइड सा भी शिफ्ट होता है ना इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, स्लाइड सा भी शिफ्ट, तो सिग्निफिकेंट हाइपरकेलेमिया हो सकता है, सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह मेडिकेशंस यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो हाइपरकेलेमिया कराती हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, हमने पहले भी बताया आपको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के बारे में, ये हाइपरकेलेमिया कराती हैं। देखो हमने पहले भी आपको यहाँ के बताया था, स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हाइपरकेलेमिया मेन साइड इफ़ेक्ट है। इसी तरह आप आ जाओ, एसी इनहिबिटर्स आपको हाइपरकेलेमिया देंगी, और एनसेड्स भी आपको हाइपरकेलेमिया, और स्पेशली ये हाइपरकेलेमिया और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है, जब देयर इज़ रीनल इंसफिशिएंसी, ठीक है, रीनल इंसफिशिएंसी हो साथ साथ, तो ये हाइपरकेलेमिया और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखें स्पाइरोनोलेक्टोन और एसी इनहिबिटर्स, ये जो दो टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, दे इंटरफेयर विद एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी। अब एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी के साथ जब इंटरफेयर करते हैं तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम रिलीज़ कराता है ना, तो ये फिर ये इंटरफेयर करते हैं, तो फिर पोटेशियम एक्सक्रीशन कम हो जाती है। जब पोटेशियम एक्सक्रीशन नहीं होती, स्पेशली ऊपर से फिर रीनल इंसफिशिएंसी भी हो गई, एक्यूट रीनल इंसफिशिएंसी या क्रोनिक रीनल इंसफिशिएंसी, तो फिर क्या होता है, हाइपरकेलेमिया हो सकता है। कैसे, पोटेशियम एक्सक्रीशन कम हो जाती है। अच्छा देखिए इफ़ेक्ट्स की बात करें, जो इफ़ेक्ट्स मतलब हाइपरकेलेमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपरकेलेमिया, तो क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं बॉडी में, ठीक है। इफ़ेक्ट्स में देखो तो जीआई सिम्टम्स आपको मिलेंगे, और उसके बाद क्या मिलेगा, न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आपको मिलेंगे। हमने कहा था ना पोटेशियम कंट्रोल करता है, इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स आपको मिलेंगे इफ़ेक्ट्स में, ठीक है। जीआई सिम्टम्स में नोज़िया, वोमिटिंग, इंटेस्टाइनल कॉलिक हो सकता है, और डायरिया, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में एक रेंज है, ठीक है, वीकनेस से लेके रेस्पिरेटरी फेलियर तक, ठीक है, असेंडिंग पैरालिसिस भी हो सकती है। इसी तरह कार्डियोवैस्कुलर में फिर सिम्टम्स में क्या आ सकता है, एरिथमियास, ठीक है, इसी तरह कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस जो होती हैं मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। ईसीजी चेंजेस देखें, ईसीजी चेंजेस विथ हाइपरकेलेमिया, ठीक है, ईसीजी चेंजेस की बात करें तो अर्ली ईसीजी चेंज की बात करें ना, तो इंक्रीज पीक्ड टी वेव्स इसमें आपको नज़र आएंगी, पीक्ड टी वेव्स। जबकि हाइपोकेलेमिया में टी वेव्स के साथ क्या हो रहा था, ये देखें, हाइपोकेलेमिया में टी वेव्स के साथ फ्लैटेंड टी वेव्स आ रही थी इसमें, ठीक है, और इसमें यू वेव्स आ रहे थे, हाइपो, आपको याद है वो उसका बेरोन रॉक्स का निमोनिक हाइपो, ठीक है, यू वेव्स आ रही हैं, और टी वेव, फ्लैटेंड टी वेव्स। जबकि हाइपरकेलेमिया में देखो तो हाइपरकेलेमिया में इसी चेंजेस में आपको पीक्ड टी वेव्स आपको नज़र आएंगी, पीक्ड टी वेव, और ये अर्ली है, ठीक है। उसके बाद देखें कि वाइडेंट क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपको नज़र आएगा, क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपको वाइडेंट क्यूआरएस कम्प्लेक्स नज़र आएगा। उसके बाद फ्लैटेंड पी वेव्स, ठीक है, फ्लैटेंड पी वेव्स। देखो हाइपोकेलेमिया में फ्लैटेंड टी वेव्स थे, हाइपरकेलेमिया में फ्लैटेंड पी वेव्स नज़र आएंगी। उसके बाद प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, और साइन वेव फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसी चेंजेस हैं किसमें, हाइपोकेलेमिया में, हाइपरकेलेमिया में, इसको आप गौर से देखें। अच्छा मैनेजमेंट कैसे करेंगे हाइपरकेलेमिया की, सबसे पहले देखें मायोकार्डियम हमने सेव करनी है। मायोकार्डियम कैसे सेव करेंगे, अगर हम 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो मायोकार्डियम सेफ होगा, ठीक है। इसी तरह जो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के बाद 50 ml ऑफ 50% ग्लूकोज देंगे 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के साथ। क्या, 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के साथ 50% ग्लूकोज देंगे, और ये कि मिला के कितना देंगे, 50 ml देंगे, और साथ साथ फिर क्या देंगे, 100 ml ऑफ, ठीक है, ये क्या था 50 ml, 50 से 100 ml आ गया, 50% ग्लूकोज से ये कितना आ गया 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज के साथ हम 0.5 mg साल्बुटामोल, ये दोनों और में हैं,
ठीक है, ये दोनों और में है, या ये देंगे या ये देंगे। वी विल बी एबल टू पुश पोटेशियम बैक इनटू द सेल। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, हमने मायोकार्डियम को सेव किया, क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, 10 ml दिया। उसके बाद मायोकार्डियम पोटेशियम को शिफ्ट करने के लिए हम या तो ये तरीका या तो ये तरीका, या तो साल्बुटामोल वाला तरीका या तो इंसुलिन वाला तरीका। ठीक है, इंसुलिन वाले तरीके में 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन 50% ग्लूकोज के साथ तो मिला के कितना 50 ml इंजेक्ट करेंगे। इसी तरह जो साल्बुटामोल वाला है 0.5 mg साल्बुटामोल और 5% ग्लूकोज मिला के 100 ml देंगे। इससे क्या होगा, पोटेशियम इनसाइड द सेल चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह करेक्ट एसिडोसिस। एसिडोसिस का तीसरा स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप मायोकार्डियम को सेव करना, दूसरा स्टेप पोटेशियम को अंदर डालना, तीसरा स्टेप करेक्ट एसिडोसिस। ठीक है, हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे एसिडोसिस के लिए। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्सेस क्या होती है, अंदर जाकर बॉडी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड में शामिल हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है। ठीक है ना, तो जब एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड में बदल जाती है तो ये एसिडोसिस को एग्रेवेट करती है। इसका भी आपने ख्याल रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट देना तो है, लेकिन याद रखो कि ये एग्रेवेट भी कर सकती है। ठीक है, इसी तरह हम क्या दे सकते हैं, आयन एक्सचेंज रिजीन्स दे सकते हैं। आयन एक्सचेंज रिजीन्स ये फिर न्यूट्रलाइज करते हैं पोटेशियम को, क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, पोटेशियम को। इसी तरह डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, जाते जाते ये टेबल हम पोटेशियम के रिलेटेड हम करेंगे। देखो पोटेशियम शिफ्ट्स के बारे में ये बात है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल यानी हाइपोकैलेमिया क्या क्या चीज़ें कराती हैं, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल यानी हाइपरकैलेमिया कौन कौन सी चीज़ें कराती हैं। देखें हाइपो ऑस्मोलैरिटी हो तो पोटेशियम क्या होता है, वो शिफ्ट होता है कहाँ से कहाँ, ECF से इंट्रासेलुलर उसमें। तो जब इंट्रासेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपो से हाइपो। इन कंट्रास्ट हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखो तो ये क्या कराता है, पोटेशियम को शिफ्ट कराता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से सेल से बाहर। जब बाहर आता है डेफिनेटली हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, ये आप पहले देखें टेबल, इस तरफ हाइपोकैलेमिया, इस तरफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, आगे अल्किलोसिस अगर बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा तो इसको अल्किलोसिस कहेंगे ना। अल्किलोसिस हाइपोकैलेमिया कराता है। इन कंट्रास्ट एसिडोसिस हाइपरकैलेमिया कराता है। तो यही बात हमने पढ़ी थी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया में कि करेक्ट एसिडोसिस, याद है आपको, हमने एसिडोसिस को कैसे ट्रीट किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट देके। ठीक है, इसी तरह फिर बीटा ब्लॉकर्स अगर हाइपरकैलेमिया करा रहे हैं, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, तो बीटा एगोनिस्ट, इनके ऑपोजिट क्या है, बीटा एगोनिस्ट, ये फिर क्या कराते हैं, हाइपोकैलेमिया कराते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज़ करते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को। देखो जब भी सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase बढ़ रहा है एगोनिस्ट की वजह से, तो हाइपोकैलेमिया हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम पोटेशियम ATPase बंद हो रहा है डिजिटलिस की वजह से, तो हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो जब भी सोडियम पोटेशियम ATPase की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पोटेशियम को सेल के अंदर डालेगा और हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, इंसुलिन अगेन देखो सोडियम पोटेशियम ATPase को इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, तो जब बढ़ाता है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम सेल के अंदर चला जाएगा। अच्छा, इंसुलिन शिफ्ट पोटेशियम इनटू द सेल, ये एक निमोनिक यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अलावा देखिए बीटा ब्लॉकर्स मैंने आपको बताया था, एसिडोसिस हाइपर ऑस्मोलैरिटी डी स्टेज मैंने बताया। फिर लीसिस ऑफ द सेल्स, क्रैश इंजरी, रेब्डोमायोलिसिस, ट्यूमर लिसिस, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, लीसिस हो रही सेल की, तो क्या होता है, बाहर पोटेशियम लीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज में भी आपको पोटेशियम बाहर आने लगे, आपका पोटेशियम हाइपरकैलेमिया हो जाएगा एक्सरसाइज में। एसिडोसिस का मैंने बताया। उसके बाद हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखो हाइपरग्लाइसीमिया, जब हाइपरग्लाइसीमिया होना, तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या कराता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी कराता है। याद रखें, हाई ब्लड शुगर क्या कराता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। जब हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है तो फिर क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी है कि लेरिटी है, एक मिनट, तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है। देखिए हमने यहाँ भी पहले कहा हुआ है कि जब
ऑस्मोलैरिटी, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा, या क्या क्या छोड़ा यहाँ पे। हाँ, सक्सिनाइल कोलिन इंक्रीज रिस्क इन बर्न्स मसल ट्रॉमा में सक्सिनाइल कोलिन क्या करती है, हाइपरकेलीमिया कराती है। हाइपरकेलीमिया, अच्छा हाइपरकेलीमिया हुआ है, डू लेप्स ये निमोनिक है। ठीक है, इसी तरह एंजियोटेंसिन, एसी इनहिबिटर्स, ARB, एसी इनहिबिटर्स, ठीक है ना। ये तो एसी इनहिबिटर्स हमने पहले भी पढ़े थे, बुलेट ने भी बताया, ARBs भी, एलिस्क्रीन भी, ये सारे के सारे ही देखो ना, इधर हमने पढ़े नहीं थे क्या, एसी इनहिबिटर्स एंड सेट्स। ठीक है, ये देखिए तो ये सारे के सारे क्या कराते हैं, हाइपरकेलीमिया कराते हैं। तो इसमें आपको रोक के ये टेबल आप देख सकते हैं, और भी लिखे हुए हैं, एगोनिस्ट, लूप डायरेटिक्स, थायराइड, स्टीरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने निमोनिक से बनाया हुआ है CHO के चौक का। ठीक, चौक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस, H+ एसिडोसिस और ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, हाइपरकेलीमिया हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये मेरा निमोनिक था। इसमें पोटेशियम शिफ्ट, कैरेट्स ऑफ हाइपरकेलीमिया,